ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास कवरेज। बजट 2026 अब बहुत ही नजदीक है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे ये बजट। कैसा रह सकता है ये बजट और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? जी हां, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए बहुत ही सवाल हमारे पास आते चले जा रहे हैं। निवेशक हो रहे हैं परेशान क्योंकि 2025 में स्टॉक मार्केट खाता रहा हिचकोले, लेकिन 2026 में भी शुरुआत में ही कांपना शुरू हो गया है। तो ऐसा क्या होने वाला है बजट में कि स्टॉक मार्केट इतना घबरा रहा है, या फिर बाजार चढ़ने को तैयार है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जिसको बाजार यहां पर झेल रहा है? इन तमाम सवालों के ऊपर आज हमारे जो खास मेहमान है उनसे सवाल पूछेंगे हम। तो हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़े हैं टाटा एसेट मैनेजमेंट के सीनियर फंड मैनेजर सोनम उदासी जी। सोनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू वेरी मच। सब पहले तो सबसे पहला सवाल सभी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है इस बजट में, और ये प्री बजट रैली जिसकी हम बार बार बात करते हैं, इस बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, कैसा रह सकता है ये वाला बजट? देखिए रजत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट का फोकस इस समय इंटरनल कंजम्पशन को बढ़ाने में, इंटरनल डिमांड को जनरेट करने में, अपना फिस्कल स्ट्रांग रखने में, ये फोकस जरूर कंटिन्यू करेगा। बैलेंस शीट को क्लीन रखने में, इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, आई थिंक बजट का वो फोकस जरूर रहेगा। फ्रॉम मार्केट परस्पेक्टिव, मार्केट अब ये देख रहा है कि देखिए ग्लोबली जो भी टर्मोइल है उसमें उसको निगेट करने के लिए और क्या आ सकता है। आई थिंक मार्केट विल वेट फॉर दैट सिग्नल। ओके, लेकिन सर हम बार बार यही बात करते हैं ना कि क्या इतने हाथ खुले हुए हैं सरकार के जो इस बार के बजट में खुल के खर्चा करेगी? मेरा इशारा है कैपेक्स के ऊपर। पिछली बार का आंकड़ा था 11.21 लाख करोड़ रुपीस। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसको हायर साइड पर रिवाइज किया जा सकता है, या फिर इस बार वाकई बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, टैक्स कलेक्शंस भी उतने स्ट्रांग नहीं हुए, तो सरकार के पास उतना हेडरूम नहीं है? जी देखिए, द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि एवरी ईयर आपका जीडीपी ग्रो करता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो हमारा ये मानना है कि केपेक्स का आंकड़ा जो है, जो आपने 11.21 लाख करोड़ बोला लास्ट ईयर का, मेरे ख्याल से गिव और टेक वही रहना चाहिए। और इसमें एक्चुअली रेलवेज और डिफेंस वो फोकस कंटिन्यू रहना चाहिए। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि इस साल का जो डिफेंस बजट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें और वृद्धि अ, दिखनी चाहिए ग्लोबल हालात को देखते हुए। बट आई थिंक वो मैनेज हो जाएगा। बट यू आर राइट कि जो केपेक्स की जो ग्रोथ हम टिल FY 24 देखते थे या FY 25 देखते थे, वो रेट ऑफ ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि वो रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। अच्छा, और अब जो सबसे बड़ा सवाल हम ना आम आदमी से शुरू करते हैं सर। जब आप हमारे साथ जुड़े हुए और इतने बड़ा फंड मैनेज कर रहे हो, तो हम ये बात करते हैं कि सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट 2025 में बड़े बड़े ऐलान किए थे। उसमें सबसे बड़ा ऐलान था कि 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स माफ़ी, कोई ऐसा ऐलान, और साथ ही साथ 75,000 का टैक्स डिडक्शन भी दे रखा था। तो क्या कोई ऐसा ही ऐलान फिर से मिडिल क्लास के लिए आ सकता है कि इस बजट में आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा? मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा। कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि बैक टू बैक आपको इस तरीके का और रिलीफ मिला हो। आई थिंक गवर्नमेंट वेट करेगी कि जो जो कट्स उन्होंने दिए हैं वो अगर डिमांड रिवाइव करते हैं और टैक्स कलेक्शन रोबस्ट दोबारा से होने लगते हैं, देन मे बी इन द नेक्स्ट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। बट अदरवाइज आई थिंक व्हाट हैड टू बी डन हैज बीन डन। वो देखेंगे अब इसका आउटकम क्या है। नहीं तो टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस होंगे क्या? मतलब कुछ तो मिडिल क्लास को मिले ना, कि इतनी चुनौती है और मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं आएगा कि इस बजट में? आपको एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो कि टैक्स स्लैब्स में टिंकरिंग होगी न्यू रेजिम में? देखिए, थोड़ा थोड़ा बहुत टिंकरिंग ये उसमें उसको आप एक्सपेक्टेशन में नहीं डाल सकते हैं। बट आई वुड आर्ग्यू के जो इक्विटी मार्केट्स के लिए खासकर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई थोड़ा एक रिलीफ अगर आप कैपिटल गेन्स में कहीं लिमिट्स में कर सकें। आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड एक्सपेक्ट रियलिस्टिकली। बाकी तो देखिए, एक्सपेक्टेशन और होप तो हम सब रखते हैं कि इस साल कुछ और बेटर हो जाएगा टैक्सेशन, बट वो रियलिस्टिक नहीं है।
सर तो उम्मीद में क्या आ जाता है, मतलब 12 लाख तक टैक्स माफ़ी कर दी तो 15 लाख भी तो कर सकते हैं वित्त मंत्री। 15 लाख कर देंगी तो फिर भी तो मिडिल क्लास थोड़ा खुशी हो जाएगा। अच्छा, आपने एक हाईली अनलाइकली, आई वुड से हाईली अनलाइकली। अच्छा, पर आपने ये अभी कैपिटल गेन की बात की ना, LTCG, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें तो अभी 1.25 लाख की लिमिट है, यहाँ तक कोई LTCG नहीं लगता है, इसके ऊपर रखना शुरू होता है। तो ये 1.25 लाख की लिमिट को ही बढ़ा दें, 2 लाख कर दें, तो इससे भी कुछ स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आम आदमी की जेब में ज़्यादा पैसे आते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी है और लॉजिकली ये अगर हमारी वो सुन रहे हैं तो आई वुड आर्ग्यू फॉर दिस कि भाई ये आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस देश को रिस्क कैपिटल की जरूरत है और पिछले 2-3 साल से लगभग रिटेल इन्वेस्टर पूरा कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। ऑफ कोर्स उनको फायदा भी हुआ है, लेकिन जहां ग्लोबल मंदी है या ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया से थोड़ा खफा हैं, उसको काफी सपोर्ट हमारे निवेशकों ने दिया है। और अगर रिस्क कैपिटल को आपको और बढ़ावा देना है तो लॉजिकली ये बनता है, ये मतलब आई वुड आर्ग्यू कि भाई ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये इसमें लिमिट्स में बढ़ावा होना चाहिए। देखिए, इसके दो तरीके पहलू हैं, बट आई थिंक ये गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है। उनका टैक्सेशन पॉलिसी आप हसमुख अढिया जी के टाइम से देखें, 4-5 साल पहले से जब उन्होंने टैक्सेशन शुरू किया था, आई डोंट थिंक उसमें हम कोई रियायत देख सकते हैं। आप यही होप कर सकते हैं जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें थोड़ी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए। अगर इसको ये कम करते हैं, आई थिंक इट विल बी गेम चेंजर, बट वो मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं है। बट अगर कर सकते हैं, निर्मला जी ने हर बार आपको सरप्राइज किया है। कॉर्पोरेट टैक्स जब हम कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तब कर दिया था उन्होंने। जीएसटी कट्स के जो ये अनाउंसमेंट आए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत कुछ जो होता है, जो टैक्स स्लैब्स का जो रिवीजन है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो आ गया। तो आई थिंक निर्मला जी में वो बात है, प्रधानमंत्री मोदी भी कोशिश करते हैं, तो सरप्राइज इफेक्ट पॉसिबल है। बट अभी मैं वो आई वुड होप दैट इट कम्स एज अ सरप्राइज। ओके, और ये जो नए रेजिम और ओल्ड रेजिम में, ओल्ड रेजिम में तो हमको डिडक्शंस का फ़ायदा मिल जाता था, एग्जाम्पशंस का, माफ़ कीजिएगा, फ़ायदा मिल जाता था। अभी नए रेजिम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई आपकी स्पेसिफिक डिमांड जो कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर रखना चाहें वित्त मंत्री के लिए? के नहीं, सामने मैं तो हमारा तो अगर अगर वो रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि जो आप कैपिटल गेन का जो आपका लिमिट्स है, भाई अगर कैपिटल गेन आप लगा भी रहे हैं और अगर कोई लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड है, तो आपको उनको ज्यादा कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन अगर आप कर सकें तो रिस्क कैपिटल को, सिस्टम के रिस्क कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जो एफआई का काम है वो रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है आज, तो उसका तो उसका रिकॉग्निशन तो बनता है। ओके, राइट सर। अब हम आ जाते हैं मार्केट्स पे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी आपसे सवाल पूछूंगा। तो पहले तो मार्केट पे जो शेकआउट हुए हैं ना, जो सबसे बड़ा हड़कंप मचा हुआ, अच्छे भले चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया, जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से कुछ ना कुछ तो कमेंट्री आती चली जाती है। और भी लेटेस्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन के 8 देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं 10% के। बोल रहे हैं ग्रीनलैंड मुझे नहीं दिया तो 25% कर दूंगा। और ये जो डेट कोइंसाइड हो रही है, क्लैश हो रही है, ये 1 फरवरी की है जब वित्त मंत्री को बजट भी पेश करना है। तो 10% के टैरिफ लगेंगे ईयू पे। हमारे मार्केट नर्वस हो रखे हैं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो सर, ये इतनी बड़ी जो चुनौती डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के सामने रखी है, ट्रेड डील भी नहीं की, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा सरकार की तरफ से? ऐसा क्या होगा इस बजट में जो एक स्ट्रेट मैसेज चले जाए डोनाल्ड ट्रंप को? आई थिंक इसका जो जो तोड़ है वो आउटसाइड द बजट चल ही रहा है। तो आप देखिए हम किस तरीके से ट्रेड डील साइन करते जा रहे हैं। यूके से की, कुछ 4 देशों ईयू के जो सबसे जो रिच 4 देश हैं उनसे की, ईयू एफटीए ट्रेड की बात चल रही है। होपफुली टचवुड गणतंत्र दिवस तक अगर हम साइन कर लें तो दैट विल बी अ गुड बूस्टर। एंड ऑलरेडी उन्होंने जीएसटी कट्स के सहारे एक इम्पैक्ट को कोशिश की है कि कम करें। आप जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अगर देखिए, दैट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन। तो अपने तरीके से कोशिश जारी है। आई वुड ऑन अमेरिका स्पेसिफिक टैरिफ,
मुझे नहीं लगता। आई थिंक मार्केट हमारे वो तो गिव अप कर चुके हैं कि भाई ऐसा कोई ट्रेड डील है, ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई आप देखिए एफआईज ने जनवरी में भी उनकी बिकवाली थोड़ी बहुत चालू ही है। तो आई थिंक मार्केट्स आर नॉट होपिंग फॉर दिस। तो अगर कोई ट्रेड डील आई, जब आई, दैट विल बी कंसिडर्ड एट एट द मार्जिन पॉजिटिव। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ईयू के साथ डील अगर आपकी हो गई और ठीक ठाक हो गई, एंड जो उन्होंने टैरिफ्स ईयू पे लगाए हैं, तो आई थिंक दो पेनफुल रीजन्स साथ में दोस्त बन जाते हैं। तो होपफुली इसमें हमारे जो ट्रेड डील है, होपफुली हमारी हो जानी चाहिए बेस्ड ऑन ऑन दिस प्रेशर ऑन यूरोप। तो जो मार्केट में करेक्शन आई है, इसके पीछे असली वजह क्या है? कि ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से आई है, या फिर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गए थे, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गति से ऊपर चले गए थे, तो रिलेटिवली हम वैल्यूएशंस को एडजस्ट करने के लिए नीचे आए हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, आज की तारीख में अगर बात करें तो वैल्यूएशंस इंडिया की सस्ती नहीं है, लेकिन नियर लॉन्ग टर्म एवरेज है, और हम हमेशा वर्ल्ड में प्रीमियम पर ही चले हैं। जब से मैंने करियर शुरू किया है, 3-4 बार ही हम प्रीमियम के नीचे गए हैं। एंड क्योंकि आपकी ग्रोथ, आप ग्रोथ जस्टिफाई करते हैं, आप वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, डेमोग्राफिक्स अच्छी है, आपने इकोनॉमिक्स बैलेंस शीट सबसे अच्छी चला रखी है। तो आई थिंक सेंटिमेंट की बात है। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे आप ट्रेड डील साइन करते जाएंगे और मार्केट को विश्वास आएगा कि अर्निंग कमेंट्री बेटर हो रही है, गवर्नमेंट के टैक्स कट ने काम करना शुरू कर दिया है, एंड ये स्ट्रक्चरल है, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल कम बैक। देयर इज नो डिनाइंग, क्योंकि जो भी यूएस कर रहे हैं वो अपने डाउनफॉल को या अपनी स्लो डाउन को नेगेट करने के लिए कर रहे हैं, एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ। यहाँ एवरीबडी, तो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर हर जगह से थोड़ा बहुत नर्वसनेस है। तो इफ द व्यू चेंजेस, लास्ट 1.5 साल से हमने ये पेन सहा है, आई थिंक वी आर गेटिंग नियर टू आवर नेगेटिविटी फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव। ओके, राइट। लेकिन सर, ऐसे मूड माहौल में फिर अब बजट से वही सवाल है ना कि हम थीम तो आत्मनिर्भर भारत की लेकर चलेंगे बजट पे, और सरकार आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स पे इस बजट में फोकस करेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और ग्रोथ मिलती हुई नजर आए? तो हमें ये लगता है जहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स हैं, फुटवेयर हो गया, उसमें पॉसिबिलिटी है पीएलआई सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट की। आप देख रहे हैं सेमी कंडक्टर्स में तो फोकस कंटिन्यूअस है। आई थिंक क्योंकि आपने कहा, हो सकता है वित्त मंत्री कुछ कुछ सेगमेंट्स में टैरिफ कम कर और करें, क्योंकि यू हैव टू बी अलाइन टू ग्लोबल, बिकॉज आप ट्रेड डील्स कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट ईयर भी हमने कुछ कुछ चीजों पर टैरिफ्स कम किए थे। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। इनकरेजमेंट जरूर है कि यहाँ पे जॉब जनरेशन हो, यूरोप को एम्प्लॉयज की जरूरत है। कैन वी स्ट्रक्चर दैट टुगेदर? आई थिंक दोज आर द लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स दैट आई विल लुक फॉर, बट वो आउटसाइड द बजट होगा। ओके, लेकिन सर आप क्योंकि म्यूचुअल फंड संभालते हो और कंजम्पशन बाजार की थीम थी पिछले, अगर पूरे साल देखें तो सरकार ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। पहले जैसे मैंने कहा कि पिछले बजट में 12 लाख तक सालाना आमदनी पर टैक्स माफी, उसके बाद फिर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। तो आपको क्या लगता है ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, इससे मास कंजम्पशन बढ़ी है क्या, या फिर ब्रांडेड गुड्स जो हैं वो रिलेटिवली अनब्रांडेड गुड्स के कंपैरेटिव ज़्यादा उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, या उनको कंज्यूमर उनकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? क्या आप लैंडस्केप बदलता देखते हो कंज्यूमर स्पेस में? तो यू आर राइट रजत जी, के जो ब्रांडेड है, जो जीएसटी के परिवेश में आता है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कुछ कुछ और इसमें ऑर्गेनाइज्ड तबके में ऐड होगा। वो ट्रेंड ऑलरेडी विजिबल है। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर कई जगह काटे हैं, कई जगह जीरो कर दिया है, कई जगह जीएसटी केवल 5% है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है टू रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड। तो लॉजिक ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइज क्षेत्र है, जो सेक्टर्स हम ट्रैक करते हैं, उनका जो माहौल है, उनका जो टैम है, एड्रेसेबल मार्केट, वो धीरे धीरे स्ट्रक्चरली और बढ़ता चला जाना चाहिए। तो दीज आर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव साइंस फॉर कॉर्पोरेट इंडिया। ओके सर, अभी इस पूरे साल 2025 में, बीते साल में अचानक से कमोडिटी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आने शुरू हो गए। तो ये कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हो गई है क्या, और क्या इसका इम्पैक्ट हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं?
मेरा इशारा ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या मेटल ईटीएफ्स या फिर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स की तरफ रुझान ज़्यादा रखना चाहिए एज कम्पेरेटिव टू इक्विटी? आप कैसे बैलेंस करके चलेंगे और क्या सलाह देंगे कि निवेशकों को 2026 के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए वो ऑलरेडी ट्रेंड एक्चुअली अगर आप देखें तो विजिबल है। आप सिल्वर ईटीएफ्स देखें, गोल्ड ईटीएफ्स देखें, या इवन मल्टी एसेट जो कैटेगरी है उसमें जो जिस तरीके के एलोकेशंस हुए हैं पिछले 6-8 महीने में, दैट क्लियरली टेल्स यू दैट इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड टू शिफ्ट, देयर एडवाइजर्स हैव एडवाइज्ड देम अकॉर्डिंगली। आई थिंक हर एक एसेट क्लास का समय आता है। 2 साल पहले अगर आप बात करो, सबको स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फोकस करना था, आज सबको सिल्वर और गोल्ड पे फोकस करना है। आई थिंक ट्रेंड है, एंड ट्रेंड इज नॉट ऑलवेज योर फ्रेंड। मैं ये कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू शुड लुक एट मेटल्स, क्योंकि ग्लोबल टर्मोइल है एंड इट शुड बी ए पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट आज मैं बोलूंगा रिलेटिवली इंडियन इक्विटी हैज बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड मोर सस्ता। एंड अगर आपका व्यू अगले 5 साल में इंडिया धीरे 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 अपने कदम बढ़ाता जा रहा है, ऑलरेडी हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं, थर्ड लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक पीपल शुड लुक एट इक्विटीज फ्रॉम, क्योंकि आपका टाइम करेक्शन जो है आपके पीछे है, प्राइस करेक्शन कुछ कुछ जगह हो चुका है, द रिस्क रिवॉर्ड इज टर्निंग एक्सट्रीमली फेवरेबल टुवर्ड्स लुकिंग एट इक्विटीज, स्पेशली इंडियन इक्विटीज। राइट, तो अभी इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान ज़्यादा रखना चाहिए पोस्ट दिस करेक्शन। लेकिन सर अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपको पोर्टफोलियो प्लान करना हो किसी का, और सेक्टोरल कॉम्पोजिशन भी देख लो, एसेट क्लासेस भी देख लो, कुछ भी देख लो, इक्विटी मार्केट पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स बेहतर कर सकते हैं, और अगर कॉमोडिटी को भी उस बास्केट में जोड़े तो कौन सी कॉमोडिटी बेहतर कर सकती है। आप किस तरीके से एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे? फॉर एग्जांपल जैसे अगर एनबीएफसीज अच्छे लगते हैं, या फिर मेटल्स अच्छे लगते हैं, या फिर गोल्ड अच्छा लगता है, तो पूरे पोर्टफोलियो में किस तरीके से कॉम्पोजिशन रखनी चाहिए सर, ये बता दीजिए। उससे बहुत बहुत मदद मिलेगी। यही समझ में नहीं आ रहा कि अगली अगली बुल रैली किस में शुरू होगी। मेरा ये मानना है कि इक्विटीज में चाहे जो स्ट्रक्चरल डिमांड है, एक तो कंजम्पशन है। इंडिया कंज्यूमर, आप 145 करोड़ जनता हो, ग्रोइंग एट 2% पर कैपिटा इनकम ग्रोइंग, वो वो सेगमेंट में यू शुड लुक टू बी ओवरवेट, बिकॉज वहां पे बहुत स्टोरीज, बहुत कंपनीज आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है मार्केट प्लेसेस में भी। सेकेंडली, आपने मेटल्स की बात करी, क्योंकि ग्लोबल टर्मोइल है और ये बढ़ता जा रहा है रीजन्स में, यू शुड हैव अ प्रेशियस मेटल एलोकेशन। अब वो आपके परसेंटेजेस पे है, बट आई वुड आल्सो एडवाइस कॉशन, क्योंकि एक रिलेटिव रैली हो चुकी है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा पीक कर ले उसमें, but logically you should have some allocation, and Indians have always benefited from being allocated to precious metals in traditional portfolios. In sectors, in capex, I think defense is a good segment to look at. That sector will, I think, double in size. Global turmoil से related है, आप आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, that plays well to that. Also, जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स खेलते हैं, जैसे एएमसीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, volatile होंगे, लेकिन point to point, I think that is another segment to have education. I think those are things that we will look at. बीच में, yes, today if you ask, there are metals, but there are एक मेटल रैली हो चुकी है, जो बेस मेटल जो अपन कह रहे हैं, but we are more positive today on non-ferrous segment than the ferrous segment within metals. ओके, और क्या ये सिल्वर ईटीएफ्स और गोल्ड ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर 2026 या फिर फॉर 1-2 ईयर्स? आपको लगता है कि ये बुल रन और कंटिन्यू रह सकता है, स्पेशली इन सिल्वर एंड गोल्ड, बिकॉज सिल्वर के दाम, आपके हमारी बात हो रही है तो 3 लाख तक पहुंच चुके हैं प्रति किलो। So, see, अगर आपका व्यू 3-5 years का है, देन आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एंड उसको अपने एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो बनाए रखना चाहिए, बिकॉज ये सेक्टर्स ऐसे हैं, कई साल ऐसे जाते हैं गोल्ड में, पिछले 25 साल आप देख लो, 5 साल तक मेटल कुछ नहीं करता, तो आपको वो फिर परेशान करता है। जैसे अभी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप्स परेशान कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर आप एलोकेट कर रहे हैं, टेक अ व्यू के नहीं यार, हमको एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ थोड़ा थोड़ा हमको करते रहना है। ग्लोब इज अ टर्मोइल प्लेस एंड लेट अस बी एलोकेटेड टू दैट, बट आई डोंट थिंक यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव। यू शुड से कि यार ये मेरा हेज है, कि दुनिया में प्रलय चलती रही तो ये मेरा हेज है, अदरवाइज आई विल फोकस ऑन ग्रोथ। इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट एंड यहाँ बहुत पैसा बनेगा रिस्क लेने से। सर आखिरी प्रश्न ये होगा कि जो नए नए आए थे
एक दो साल में जिन्होंने पैसा लगाने की कोशिश की इक्विटी मार्केट में, वो थोड़े घबराए पड़े हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस आप कैसे बढ़ाएंगे? और न्यू इन्वेस्टर्स फटाफट से पैसा कमाने आए थे, और आज का यूथ फटाफट से पैसे कमाने के चक्कर में ही, आपने तो इतनी मार्केट देखी है, आप उनको क्या सलाह देंगे, कैसे पैसा बनाया जाएगा स्टॉक मार्केट में? फोकस ऑन योर प्लान, चुपचाप करते जाइए। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एक साल नहीं, अगले साल इंडियन मार्केट ने हर 5 साल में 13% कैगर, आपने निफ्टी में लगा दिया है तो ही छोड़ा है। 1.5 साल से आप ये कह सकते हैं निफ्टी ने मोटा मोटा कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो लॉजिकली ये जो एवरेज है 13%, अगले 3.5 साल में कैचअप करना चाहिए। अब वो कब करेगा, दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट। बट आई वुड से दैट दिस कैनॉट कंटिन्यू। जो नेगेटिविटी ऑन से ट्रम्प एंटिक्स एक्सेट्रा है, कितने दिन और आप, एक लेवल के बाद तो इन्वेस्टर बोलता है छोड़ो ना यार, आगे बढ़ो। सो आई थिंक दैट वी हैव कम टू दैट point of view. We know that the FIs are, right now negative, but आपकी अर्निंग ट्रैजेक्टरी इंप्रूव कर रही है, गवर्नमेंट का फोकस आ गया है, इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, ऑयल प्राइसेस कम हैं, प्रेशियस मेटल्स जो इंडियंस आर ओवर ओन्ड एक्चुअली। 23,000 टन तो हम ओन करते हैं ना हाउस होल्ड्स में, तो वेल्थ इफेक्ट है। योर बैलेंस शीट्स आर गुड, तो स्ट्रक्चरली इट शुड बी गुड फॉर इंडिया। यू विल नीड टू हैव पेशेंस। तो आप अपना एलोकेशन करते चलें धीरे धीरे धीरे, everything will work out perfectly, I think. राइट, सोनम जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए, अपने व्यू शेयर करने के लिए बिस्तक के इस मंच पे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। Thank you, Rajati. Thanks.